नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार व समास इन चारों प्रकरणों को समझ चुके हैं। आपने मेरे द्वारा निर्मित वीडियोज को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यदि नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा तो देखिए, सुनिए और समझिए। यदि फिर भी कोई विकल्प है तो मुझे 9887261591 पर कॉल करिए। विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में 4 अंक का है। याद रखिए, 4 अंक का टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को प्रारंभ करें उसके पहले हम वाक्य की परिभाषा व वाक्य के अंगों को समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, वाक्य की परिभाषा आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। 2 बातें निकल करके आती हैं विद्यार्थियों कि एक तो वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए और एक अपने व्यवस्थित अर्थ को देने वाला, एक अपेक्षित अर्थ को देने वाला, जो अर्थ चाहा गया है, जो सम्यक अर्थ है, जो समीचीन अर्थ है, सही अर्थ है, उस अर्थ को बताने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पुनः पढ़ता हूं। सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे, अपना एक अपेक्षित अर्थ प्रकट करे, उसी का नाम वाक्य है। विद्यार्थियों, यहाँ 3 वाक्य आप देख रहे होंगे। युगाद्या पाठ पढ़ रही है, रसज्ञ विद्यालय जा रहा है, दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी। इन तीनों वाक्यों को पढ़ करके हम कह सकते हैं कि यहाँ सार्थक शब्दों का समूह है, ये व्यवस्थित अर्थ को देने वाले हैं तथा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने वाक्य की परिभाषा को समझा। वाक्य के अंग 2 माने गए हैं। कितने अंग हैं वाक्य के? 2, उद्देश्य और विधेय। जैसे मानव शरीर में हाथ, पैर, कान, नाक, आंख इत्यादि, इनमें से एक अंग भी अलग कर दिया जाए तो मानव शरीर, मानव देह विकृत मानी जाती है। इसी प्रकार से वाक्य के 2 अंगों में से यदि एक अंग को भी अलग कर दिया जाए तो वाक्य अपने आप में परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, अपनी परिपूर्णता को, अपने सौंदर्य को एक प्रकार से खो देता है। तो वाक्य में 2 अंग माने गए हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधि। उद्देश्य का क्या मतलब है? जिसके विषय में कहा जाए। विधि, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। युगाद्या पाठ पढ़ रही है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? युगाद्या के बारे में। तो इसलिए इस वाक्य में युगाद्या शब्द क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। युगाद्या पद क्या हो गया? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो युगाद्या क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? युगाद्या पाठ पढ़ने रूप कार्य कर रही है। तो पाठ पढ़ रही है, यह किस में चला गया? विधेय में। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि वाक्य का जो कर्ता है वह उद्देश्य की कोटि में जाता है तथा वाक्य के कर्म व क्रिया विधेय की कोटि में जाते हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, उद्देश्य, रसज्ञ पाठ याद कर रहा है। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? रसज्ञ। और पाठ याद कर रहा है, विधि। स्वाति खाना बना रही है। स्वाति क्या है? उद्देश्य। और खाना बना रही है क्या है? विधि। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। वाक्यों का विभाजन 2 प्रकार से, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेदों को आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। संकेत कर देता हूं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बस इतना ही जानिए इस साल रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में, अधिक विस्तार से नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसके पहले हम दोनों के स्वरूप को जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में अर्थ परक
कोई सुनिश्चित अर्थ छुपा हो। एक सुनिश्चित अर्थ से जिनकी कनेक्टिविटी रहती है वे क्या कहलाते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और रचना के आधार पर वाक्य भेद जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? रचना के आधार पर। रचना मतलब निर्माण करना, बनाना, रचना, तो वह रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मतलब कि जहां जिन वाक्यों में किसी न किसी प्रकार का एक सीधा अर्थ जुड़ा होता है, सीधे एक अर्थ से वो कनेक्ट रहते हैं, वह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, हम अब हमारा जो मूल प्रकरण है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। देखिए, अर्थ के विधानवाचक वाक्य 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। याद रहेंगे 8 भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद माने गए हैं विद्यार्थियों? 8 भेद माने गए हैं। चलिए एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। क्या है विधानवाचक वाक्य? विधान शब्द से ही पता चलता है कि जहां किसी प्रकार के काम का विधान किया जाए, किसी काम के करने या होने का विधान किया जाता है। देखिए परिभाषा समझते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दो चीजें, क्रिया का करना, क्रिया की जा रही है, या क्रिया का होना, इस बात का संकेत जहां पर मिलता है वह विधान। राम पढ़ाई कर रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, राम ने रावण को मारा। इन तीनों वाक्यों के माध्यम से प्रथम वाक्य में पढ़ाई करने रूप क्रिया का संकेत मिल रहा है, दूसरे वाक्य में जाने रूप क्रिया का संकेत मिल रहा है, और तीसरे वाक्य में किसी को मारने रूप क्रिया का संकेत मिल रहा है। तो क्रिया के करने या होने का संकेत, सूचना जहां पर मिलती है जिस वाक्य के माध्यम से, वह कौन सा? विधानवाचक वाक्य। क्लियर विद्यार्थियों? आगे चलते हैं हम। दूसरा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक पहचान इसकी क्या होगी? कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने इत्यादि, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने इत्यादि, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ध्यान रखिए इसकी पहचान। क्या है इसका स्वरूप? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रिपीट करता हूं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान, क्यों गए थे, कहां से आए हो, कब लौटे हो, कब जाओगे, कितने समय तक पढ़ाई कर ली है, कितने घंटे से पढ़ रहे हो, इन सब के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, और क्यों, कब, किसने, कहां इत्यादि प्रकार के प्रश्नवाचक पद आ जाएंगे। देखिए, देखते हैं उदाहरण इसके। रमेश क्या कर रहे हो, यहां क्या पद, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यह कार्य किसने किया, इसमें किसने पद, प्रश्नवाचक पद और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। युगाद्या तुमने कितने दोहे याद कर लिए हैं, कितने, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, पता चलता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। निषेधवाचक। निषेध पता चल रहा है, निषेधवाचक नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जहां नहीं परक भाव हो, जहां ना परक, ना करने का, ना होने का भाव बोध होता है। पहचान क्या है? मत, न और नहीं पद आ जाएं जहां पर। देखते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहा विद्यार्थियों? जिन वाक्यों से कार्य के या कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उसने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाने रूप क्रिया होने का, क्रिया के नहीं होने का, खाना खाने रूप जो क्रिया होनी चाहिए थी उसके नहीं होने का पता चल रहा है। खाना नहीं खाया। वह प्रतिदिन घूमने नहीं जाता। ना घूमने रूप क्रिया का
घूमने रूप क्रिया नहीं कर रहा है उसका पता चल रहा है। तुम खेलने मत जाओ। अब ये मत और ना का आज्ञावाचक वाक्यों में भी प्रयोग होगा। वैसे यहां निषेध का भी संकेत है तो निषेधवाचक वाक्यों की कोटि में भी आएगा, लेकिन ये मत और ना का प्रयोग आज्ञावाचक वाक्यों में भी जाएगा। याद रहेगा विद्यार्थियों, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है वो क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है। इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना इत्यादि देने का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो इत्यादि प्रकार के ये प्रयोग किस में आएंगे? इच्छावाचक वाक्यों में आएंगे। याद रहेगा इच्छावाचक, इच्छा, आशीष और शुभ कामना इत्यादि का संकेत किया हो। याद रहेगा सभी को। आगे चलते हैं। इच्छावाचक के बाद में आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक विद्यार्थियों, पांचवा प्रयोग, पांचवा भेद, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बड़ों का सम्मान करो। उदाहरण देखिए, बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ, बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम यहीं बैठकर पढ़ो, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है इत्यादि प्रकार के प्रयोग किस में जाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में। देखिए आगे चलते हैं। छठा भेद, संदेहवाचक। संदेह, संदेह नाम से ही पता चल रहा है कि जहां किसी प्रकार से काम के होने का पूर्ण सुनिश्चय ना हो, पूर्ण निश्चय ना हो, उसे पहचान क्या है? हो सकता है, संभावना है, आशा है, शायद इत्यादि प्रकार के प्रयोग इसमें मिलेंगे। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है वह आज आ जाए, शायद आज मेरा दोस्त आए, संभावना है कि कल की छुट्टी हो सकता है आज भयंकर आंधी तूफान आए, हो सकता है आज मेरा मित्र ना आए। इस प्रकार के प्रयोग किस में चले जाएंगे? संदेहवाचक में। जहां कार्य के ना होने का, कार्य के पूर्ण रूप से ना होने का या कार्य के होने में जहां निश्चय नहीं है, इस प्रकार से कार्य के होने में जहां पूर्ण निश्चय नहीं है कि आ जाए, आ सकता है, हो जाए, बारिश हो सकती है, इस प्रकार की संभावना इत्यादि, संदेह इत्यादि जहां व्यक्त किया जाए वो संदेहवाचक वाक्य की कोटि में। देखिए सातवां भेद, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, संकेत, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया का होना, परिभाषा ध्यान से देखिए, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो कि एक क्रिया कब होगी? एक क्रिया जब उससे पूर्व की क्रिया संपन्न हो चुकी होगी। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो सफल कौन होगा? जो परिश्रम करेगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अच्छा कब होता? जब पिताजी अभी आते। उतना ही खाओ जितना पचा सको, जितना उतना ही खाओ जितना पचा सको, कि कितना खाना चाहिए? जितना पचा सको। तो इस प्रकार के वाक्य किस में जाएंगे? संकेतवाचक वाक्य की कोटि में जाएंगे। देखिए विस्मयवाचक अंतिम आठवां भेद, इसकी पहचान क्या है? पहचान छी, वाह, शाबाश, हाय, हे राम, और इन सब के अंत में इनमें क्या लग जाएगा? इन पदों के आगे, पदों के पीछे बाद में क्या लग जाएगा? संबोधन विस्मय बोधक चिन्ह लग जाएगा, संबोधन चिन्ह लग जाएगा, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। क्या? आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव,
क्रोध का भाव, शोक इत्यादि के प्रकार के भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य की कोटि में रखते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, छी यहां तो बदबू ही बदबू है। इस प्रकार के प्रयोग किसमें आएंगे? विस्मयवाचक वाक्यों की कोटि में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को समझा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और परिवर्तन कैसे करते हैं इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों।